सभी साथियों को। और चूंकि विदेशी आक्रमण और शायद थर्ड क्लास था जो लास्ट क्लास है, अब यदि हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, हमने कल सिकंदर का देख लिया किस प्रकार से उसने आराबेला या गालामेला के युद्ध में ईरान के हकमानी साम्राज्य को नष्ट किया, पूरी तौर पर उसने नष्ट किया, जो हकमानी एम्पायर था किसका, ईरान का। और जो अंतिम नरेश था दारा तृतीय, उसको परास्त किया दारा तृतीय की तरफ से। आपको मालूम है कि भारतीय सैनिकों ने जिनकी नियुक्ति 20वीं क्षेत्र जो उत्तर पश्चिमी सीमांत भारतीय प्रदेश जिनको ईरानियों के द्वारा जीत लिया गया था, और इस जीत की शुरुआत दारा प्रथम या डैरियस प्रथम के शासनकाल में हुई थी। तो उन सैनिकों ने युद्ध किया पहली बार। एक प्रकार से समझ लीजिए ये भी एक प्रकार का मौका है कि भारतीय सैनिकों ने पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय शक्ति के साथ युद्ध किया या विदेशी ताकतों की तरफ से लड़े हो। ये प्रश्न भी लाजिमी तौर पर यहाँ पे बन सकता है कि ये युद्ध कौन सा है। तो फिर यहाँ पर आपका आंसर होगा अराबेला या गालामेला का युद्ध। चलिए, और आपको मालूम है कि उसने ओहंद के पास से, यानी कि सिंध से ओहंद के पास से, जो तक्षशिला से पहले का जो एरिया, कुल मिलाकर वही पुष्कलावती वाला एरिया, क्योंकि पुष्कलावती को सिकंदर के पहुंचने से पहले उसका जो प्रथम सैन्य दल था, जिसका हेफेस्टियन और पॉडियस के द्वारा जो नेतृत्व किया जा रहा था, तो एस्टिस या हस्ती से उन्होंने 30 दिन के संघर्ष के पश्चात पुष्कलावती या तक्षशिला मतलब प्राप्त कर लिया था। और आपको मालूम है कि इसी एरिया में जो बेसिकली जो तक्षशिला का जो राजा था वान भी था, और उसने जब वो ओहंद या सिंधु नदी तक पहुंचा 326 ईसा पूर्व में, कौन, सिकंदर, तो उससे पहले आम्भी ने उसके लिए एक प्रकार की कृतज्ञता दर्शाते हुए नावों का पुल तैयार कर रखा था। उन्हीं नावों के पुल के माध्यम से सिकंदर ने सिंधु नदी को प्रवेश किया और भारतीय भूमि पर उसने कदम रखा, प्रविष्ट हुआ। और इसके पश्चात फिर आपको मालूम है कि मैंने बताया था कि इस प्रकार से, क्योंकि उसने कुनार या स्वात घाटी क्षेत्र से भारत में प्रवेश किया था सिंधु नदी तक, जबकि जो पहला दल था हेफेस्टियन वाला, पैडियस वाला, उसने खैबर दर्रे से प्रविष्ट किया था। यहां मैं और क्लियर कर दूं, खैबर दर्रे से ही प्रविष्ट होना था सिकंदर को, लेकिन सिकंदर को यहाँ की जो लड़ाकू जनजातियां थी उनसे उसको लग गया था कि ऐसा ना हो कि मुख्य भूमि में प्रवेश करने से पहले ही मेरे सारे संसाधन इनके साथ संघर्ष में बीत जाएं, तो उसने कुनार और स्वात घाटी नदी घाटी क्षेत्र से निकलना, अंदर प्रविष्ट होना ज्यादा मुनासिब समझा। अब आपको मालूम है कि तक्षशिला में आम्भी ने अपनी संपूर्ण प्रजा सहित आत्मसमर्पण किया किया किसके सामने, सिकंदर के सामने। और जब तक्षशिला में दरबार लगाया गया, तो आप ये हम लोग देख चुके हैं कल ही कि तक्षशिला दरबार से ही फिर सिकंदर ने पोरस को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन पोरस ने उसको ठुकरा दिया। वो पल आ गया जिसको हम हाइडेस्पीज नदी का युद्ध कहते हैं, जो 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीज यानी कि झेलम नदी, यूनानियों ने झेलम नदी को हाइडेस्पीज नदी बोला है। वो उसका ग्रीक एक्सेंट या प्रोनाउंसिएशन निकलकर हमारे सामने आता है। जरा मुझे बताइएगा किसने क्लास को ज्वाइन कर लिया, जरा हैंड रेज करिएगा, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन एक मुख्य बात, मुद्दे की बात यहाँ पर यह था कि यहाँ पर जी हेमंत, यहाँ पर आने से पहले उसको कई प्रकार के गणराज्यों से लोहा लेना पड़ा था। तो हेमंत मुझे बताइएगा कि भारत में पहली बार किस शक्ति से सिकंदर का संघर्ष हुआ था। यद्यपि मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण शक्ति थी पुष्कलावती, उसको उसका प्रथम सैन्य दल जीत चुका था। क्लास को आगे बढ़ाऊं उसके पहले आपको मुझे जवाब देना है, प्रथम गणराज्य कौन था जिससे संघर्ष हुआ था सिकंदर का। चलिएगा आगे अपन देखते हैं। हाँ, आप जवाब दीजिएगा मुझे। मुद्रा व्यवस्था सिकंदर का भारतवर्ष के लिए कल आएंगे, यहाँ तक तो अपन ने कल देख लिया था। हमने 28 गणराज्य भी पूरे पूरे 17 और 11 वाला जो मामला था वो भी हमने ठीक से देख लिया था, समझ लिया था। ठीक है सर, चलिएगा। तो ये तो फिर ये भी अपन ने देख लिया था, पुष्कलावती विद्रोह वगैरह भी आपने देख लिया था। आइएगा, तो अभी आप देखिएगा जो हम जो जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो क्या है। सर्वप्रथम
जो मैंने भी आपसे एक प्रश्न पूछा। अब देखो, संघर्ष का क्रम बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इस बात को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। आप पूरे चैप्टर को, पूरे जो स्क्रीन में आपके सामने खुला हुआ है, मैं यही चाहूंगा कि आप उसको एक बार ठीक से देख लें, ताकि आपको फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि, हाँ, इससे एक बार यहीं से हटा दें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संघर्ष के क्रम में यदि हम बात करें, तो पहला संघर्ष का क्रम कुनार घाटी, कुनार और स्वाद घाटी से ही सिकंदर ने अंदर प्रविष्ट किया था। तो कुनार घाटियों के अस्पेशियनों के साथ, याद रखना बेहद महत्वपूर्ण है, अस्पेशियन गण के साथ पहला संघर्ष सिकंदर के नेतृत्व वाले मुख्य दल का हुआ था। इस बात को बेहद समझ लीजिएगा। सिकंदर से पहले जो हेफेस्टियन और पेडियस वाला जो जो दल था, वो पुष्कलावती को जीत चुका था ऑलरेडी। तो पहला जो क्रम जो हुआ कुनार घाटी में अस्पेशियन, उसके पश्चात नीसा जनजाति के जो लोग थे, उन्होंने तो चलकर ही आत्मसमर्पण कर दिया था, यह कहते हुए कि साहब हम तो खुद ही यूनानियों के वंशज हैं। फिर तृतीय गोरियन और चौथे नंबर पर याद रखना अश्वक राज्य आता, जिसकी राजधानी थी मसग, जहां पर हमने कल भी कहा था स्त्री हत्याकांड हुआ था। इसको मसागा मास्केर या मसागा हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, मैं दोबारा फिर आपके सामने आपको दोहरा रहा हूं। आपको ये क्रम याद रखना पड़ेगा, वरना आपको एग्जाम में नुकसान उठाना पड़ सकता है, यदि आपने इस क्रम को बहुत तफसील से याद करने का प्रयास नहीं किया। एक बार आप इस क्रम को देख लीजिए अच्छे से पहले, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये चारों क्रम जो हैं यही फिर निर्णायक होते हैं। पहला जो क्रम है वो अस्पृश्यन है, दूसरा नीसा है, तीसरा गोरियन है, फिर चतुर्थ नंबर पर अश्वक राज्य आता है। इस बात को आप लोग अच्छे से देख लें और समझ लें। चौथे नंबर पर अशोक आता है, जहां की स्त्रियों 700 के लगभग, जब पुरुषों और स्त्रियों को बंदी बनाया गया था, फिर सामूहिक हत्याकांड हुआ था। और आपको ये मालूम है कि दो लोगों ने घोर भर्त्सना करी थी, घोर आलोचना करी थी सिकंदर के इस कृत्य की। तो ये क्रम आपके सामने मैं दोबारा लिख देता हूं, ताकि आपको पहले नंबर पर अस्पेशियन है, दूसरे नंबर पर नीसा है, तीसरे नंबर पर याद रखना, तीसरे नंबर पर गोरियन है, और चौथे नंबर पर अश्वक राज्य है, अश्वक राज्य, जिसकी राजधानी हमारे सामने मसद आती है। ठीक है साहब, अब यहां तक तो हमने अच्छे से इस चीज को देख ही लिया और हमने समझ ही लिया। हाँ, ये हेमंत बिल्कुल 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 सही आपने फिलहाल लिखा है। क्लियर। अब आप इस बात को और देखिएगा। चलिए, ये तो अपन ने कल तक का मामला जो था वो देख ही लिया था, तो कोई विशेष बात डायोडोरस और प्लूटार्क के द्वारा, इन दोनों के द्वारा ये हत्याकांड, में दोबारा बोल रहा हूं, आप मेदिनी राय के परिवार के विरुद्ध महमूद खिलजी द्वितीय का जो हत्याकांड हुआ था, और शेरशाह सूरी का जो हत्याकांड हुआ था कालिंजर के प्रति, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल, तीन हत्याकांड आपको बिल्कुल सिमिलर नजर आते हैं मध्यकाल से, यदि हम तुलना करें तो इसकी। क्लियर है। अब आपने देखा, इसके बाद 5 नंबर पर वाजीरा बिरकोट जीता। क्लियर। इसमें पहले पर अस्पेशियन, फिर नीसा, फिर गोरियन, फिर अश्वक, फिर वजीरा या बिरकोट जीता। छठे नंबर पर ओरा या उदग्राम, फिर पुष्कलावती पहुंचता है, जहां पर पैडियस और हेफस्किन पहले जीत चुका था। फिर ऑर्वस दुर्ग या और ऑर्नस दुर्ग, जिसको फिर इसने शशिगुप्त को सौंप दिया था। शशिगुप्त को इसने बाद में सौंपा। उससे पहले शशिगुप्त जो हिंदू कुश पर्वत प्रदेशों के बीच का राजा था, भारतीय नरेश था, वो भी आम्बी की तरह अधीनता स्वीकार कर चुका था सिकंदर की। बाद में फिर यहाँ का प्रशासक उसे बनाया जाता है, ऑर्वस या और नस दुर्ग को, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसको हेराक्लीज यानी श्री कृष्ण भी नहीं जीत पाया था। बेकार की बात है, ये यूनानी कुछ भी फालतू बातें करते रहते हैं। चलिएगा साहब, नेक्स्ट आइएगा। आज अपने को याद रखना ये चैप्टर क्योंकि पूरा करना, कल से मैं आपके आरंभ करूंगा दक्षिण भारत, साउथ इंडिया।
फाइनली अध्याय आपके फाइनली आपके आरंभ हो जाएगा, याद रखिएगा। तो जितना अच्छे से हो सके फोकस करिए, पढ़ते रहिए। अब आप ओहंद पहुंचकर आपने, क्लियर, ओहंद पहुंचकर आपने सिंधु नदी पार करी, जो नावों का बना हुआ जो पुल था, भारत में प्रविष्ट हुआ 326 ईसा पूर्व में बसंत ऋतु के अंदर। इसके तुरंत बाद चूंकि वर्षा का मौसम रहता है, और ये याद रखना कि जब उसने सिंधु नदी को क्रॉस कर लिया तो सिंधु के पीछे की तरफ वही एस्पेशियन, नीसा, गोरियन, अश्वक, वजीरा या बिरकोट, और फिर आप ऑर्नस दुर्ग वाला जो पूरा का पूरा पुष्कलावती, इसका पूरा का पूरा एक इसने एक यूनिट बनाई एडमिनिस्ट्रेटिव। उसका जो केंद्र था वो पुष्कलावती या तक्षशिला को बनाया, और वहां का क्षत्रप उसने निकोनौर को नियुक्त किया। शक्कर प्रणाली पहले ईरानी प्रचलित कर चुके थे, निकोनौर को बनाया, और उसका जो मिलिट्री चीफ था, उसका जो सेनापति था, वो फिलिप को उसने नियुक्त किया। क्लियर है। सिंधु नदी पार करने के पश्चात, क्योंकि क्योंकि 326 ईसा पूर्व में हम बार बार ये चीज आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ पर तक्षशिला शासक आम्बी अपनी प्रजा सहित तो उसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। पोरस को प्रस्ताव तक्षशिला दरबार से भेजा जाता है। याद रखना, अब देखो कितनी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आता है जरा जरा सी बात पर, स्पेशली जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में जाते हैं, तो वहां तो इस तरह के प्रश्न आपको परेशान करेंगे ही करेंगे कि पोरस का वंश कौन सा था। याद रखिएगा, पोरस का वंश था केकय। क्लियर है। और आपको मालूम पोरस का जो भतीजा था पुरु, वो भी इसी एरिया का के निकटवर्ती प्रदेश का स्वामी था। बाद में आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हाइडेस्पिस नदी के युद्ध के पश्चात पोरस ने पुरु को जीतने में सिकंदर की मदद करी थी। पृथ्वीराज तृतीय चौहान जैसा करेक्टर बनना, राणा संग्राम सिंह जैसा करेक्टर बनना, महाराणा कुंभा जैसा चरित्र लेकर आना, प्रताप जैसी शख्सियत रखना, शिवाजी जैसा बनना इतना आसान नहीं होता साहब, इतना आसान नहीं होता। पहले कदम पर हो सकता है आपके अंदर पोरस जैसी महानता हो, लेकिन बाद तक उस चिराग को जलाए रखना, उस रोशनी से, उस समाज से अपने दिल के हर कोने को, वो चारित्रिक दृढ़ता आपके अंदर होनी चाहिए, पोरस में नहीं थी। क्लियर है। अब पोरस का जो राज्य था वो झेलम और चेनाब नदियों के मध्य में था। अब एक प्रश्न यहां से बन जाएगा, किन किन नदियों के बीच में पोरस का राज्य था? झेलम और चेनाब किस वंश का था? कैकेयी वंश का था। इसका जो भतीजा था पुरु, वो कहाँ का, कौन कौन सी नदियों के बीच का प्रदेश था, कौन सा, ये तमाम चीजें आपको परेशान करेंगी। अब जो युद्ध हुआ वो हाइडेस्पिस नदी का युद्ध कहलाता है, वर्षा ऋतु में आरंभ हुआ, 326 ईसा पूर्व में हुआ। हाइडेस्पिस नदी को झेलम नदी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें सिकंदर अपने प्रसिद्ध जो अश्वत्थामा भूखा फैला उस पर लड़ा। पोरस अपने हाथी पर मौजूद था। वर्षा ऋतु झमाझम गिर रही थी। नदी के पूर्वी हिस्से पर यूनानी सेना थी, पश्चिमी तट पर पोरस की सेना थी। जिस रात्रि को भयंकर बाढ़ आई हुई थी, उस समय सिकंदर ने नदी को क्रॉस करने का प्रयास किया, जिसके बारे में बिल्कुल भी तैयार, जिसके बारे में बिल्कुल भी ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे भारतीय यानी कि पोरस। बहरहाल अपने पुत्र को इसने भेजा, पोरस ने, इस अग्रिम दस्ते को, यूनानियों के अग्रिम दस्ते को रोकने का। लेकिन सिकंदर की मुख्य ताकत के साथ, मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस नाव पर सिकंदर सवार था, जिस नाव पर सवार होकर उसने सिंधु को मतलब झेलम को क्रॉस किया, तो उसमें सेल्यूकस निकेटर भी सिकंदर के साथ मौजूद था। याद रखिएगा, हम इसको बोल चुके हैं, जनरली किसी पुस्तक में इस तरह की जानकारी आपको नहीं मिलेगी, बहुत सारा रिसर्च इसमें लगता है, आपके लिए है, तैयारी रखिए। ठीक है सर, आगे देखिए। अब आप देखिएगा कि उस पहला जो आक्रमण होता है उसमें पोरस का पुत्र लगभग 2000 के लगभग इसके पास सैनिक मारा जाता है। अब नो डाउट ये पहला झटका था पोरस को, लेकिन जो पोरस के उसके बाद लड़ाकू हाथियों और अश्वों के बीच में युद्ध होता है, कहीं ना कहीं पोरस का पलड़ा भारी दिखता है। इसीलिए बीच युद्ध में, याद रखना, बीच युद्ध में सिकंदर दो लोगों को, पोरस को आत्मसमर्पण या मित्र संधि प्रस्ताव हेतु प्रस्ताव भेजता है, दो दूत बनाकर अपनी तरफ से। पहला तो आम्बी, दूसरे का नाम मुरुस, मुरुस करके शायद मुरुस ही है। वो दोनों मित्र थे किसके? पोरस के। आम्बी को लताड़ कर भगा दिया जाता है। असल में आम्बी पर जानलेवा हमला किया जाता है किसके द्वारा?
पोरस के द्वारा जब वो देखता है अपने इस ऐसे मित्र को जो मतलब शत्रु के साथ मिलकर उसके राज्य पर चढ़ आया है। लेकिन दूसरा मित्र संभवतः पुरुष मुरुस सॉरी संभवतः है ना, तो वो पोरस को संधि के लिए तैयार कर लेता है। कारण कि इस समय तक पोरस की जो लड़ाकू जो दस्ता था, जो हरावल था उसका हाथियों वाला, वो पंक्ति लगभग इतर बितर की जा चुकी थी, उसकी हार लगभग निर्णायक हो चुकी थी, वो अकेला युद्ध स्थल में संघर्ष कर रहा था। इस बात को बेहतर जानता था सिकंदर कि मैं शत्रु जमीन पर हूं, क्योंकि इससे पहले जो उसने जो क्रम देखा, एस्पेशियन पुष्कलावती, पहले एस्पेशियन, नीसा, गोरियन, अशोक जिसकी राजधानी मसागा थी, फिर बिरकोट, फिर और उद्गम जो एरिया था, फिर उसके पश्चात उसने ऑर्नस दुर्ग को जीता। यहाँ पर छोटे छोटे गणराज्य से उसका जो संघर्ष हुआ, उससे सिकंदर को इस जमीन की तासीर, यहाँ की भुजाओं की ताकत और इस्पात और जो वुड्स लोहा जो था उससे बनी हुई तलवार और ढाल की ताकत का एहसास उसको हो चुका था। कहीं ना कहीं उसको लग चुका था कि आम्बी और शशिगुप्त जैसी ताकतें मेरा लंबे समय तक साथ नहीं निभा सकती है। उसको एक दमखम वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए था, पौरस जैसा, जो बिना इस बात से भयभीत होकर के सामने विश्व विजेता का खिताब या विरुद्ध धारण किया हुआ व्यक्ति सीधा टकराने चला गया झेलम नदी के तट पर। और एक समय तो कहीं ना कहीं सिकंदर को एहसास हो गया था कि बाबू विश्व विजेता यहीं पे झेलम की नदी, उफनती नदी की बाढ़ में ना बह जाए जो खिताब मेरे पास में। इसलिए इसको लगा कि जिंदा यदि ये मित्र बन जाता है कौन, पोरस, और मित्रता अधीनस्थ श्रेणी में आ जाता है, तो संभवतः यहां से लौटने के पश्चात भी कम से कम एक मित्र बफर स्टेट के रूप में भारत में रहेगा, जिसके द्वारा मैं नियंत्रण रख सकता हूं। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए विजयी स्थिति में पहुंचने वाले सिकंदर को पोरस के को मित्रता का प्रस्ताव भेजना पड़ा। आम्भी को दुत्कार के भगा दिया गया, फिर दूसरे मित्र को भेजा गया, वो तैयार हो गया। तो जिस सिक्के की बात हमारे सामने आती है कि सिकंदर को बंदी बना लिया गया, बेकार की बात है। वो सिकंदर के ही एक सेनापति लिचनास के द्वारा बेबीलोन से वो सिक्का ढाला गया था। दूसरी तरफ इस सिक्के के दूसरी तरफ विजेता सिकंदर का देवता, यूनानी देवता हरकुलस, संभवतः हरकुलस के रूप में चित्र बना हुआ है। और यहाँ पर जो घोड़े पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो सिकंदर नहीं, वो आम्बी है, जब पहले दूत के रूप में आम्बी को भेजा गया था। हाथी पर जो सवार है वो पोरस है। अब प्रश्न उठता है, यदि सिकंदर हारा, पोरस जीता, भैया, तो फिर सिक्के पर पोरस सिकंदर का चित्र क्यों आएगा? और फिर अधीनता क्यों स्वीकार करी पोरस ने, क्यों मित्रता का? आप कह सकते नहीं जी वैसा नहीं, ऐसा नहीं, यार सीधी सी बात है भाई, सिक्के क्यों प्रचलित किए गए बाद में? जितने भी अभियान हुए उसमें पोरस ने क्यों साथ दिया? और पोरस जैसा व्यक्ति कैसे स्वीकार कर सकता है इस चीज को कि उसके एरिया में इतना प्रबल शत्रु लंबी बाद में भी और भारत के अंदर व्यास नदी तक वो सैनिक गतिविधियां कर रहा है? कैसे पॉसिबल है? कुछ भी। इतिहास के नाम पर चूरन चटाने की जो प्रक्रिया चालू हुई है वो बंद कर देनी चाहिए। हमें इसको हिंदू दृष्टिकोण, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उस दृष्टिकोण से इतिहास को नहीं देखा जाना चाहिए। इतिहास हमेशा बड़ा ही तटस्थ और ऑब्जेक्टिव होता है, जो है उसको उसी रूप में, हाँ, आप जीवंत चित्रण कर सकते हो, कुछ अपनी तरफ से कल्पना का पुट मिलाते हुए कि युद्ध के अंदर स्थितियां क्या रही होंगी, लेकिन हम युद्ध का निर्णय नहीं बदल सकते। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। चलिएगा, हम अपनी बात को फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम यहाँ पर इस बात को समझ सकते हैं, अब हम इस बात को यहाँ पर देख सकते हैं कि सिकंदर इस युद्ध में विजेता रहता है, बाद में पोरस को अपनी अधीनता में ले आता है। तो एक एक चीज देख लीजिएगा। सिकंदर, यूनानी सेना झेलम के पश्चिमी तट पर थी, भारतीय सेना झेलम के पूर्वी तट पर थी। सिकंदर के सेनापति थे इस युद्ध में परदिकस, टॉलमी, सेल्यूकस, निकेटर। सिकंदर, हाँ, अब यहाँ पर एक बड़ी बात है कि पहली बार पोरस ने सिकंदर विरोधी एक राष्ट्रीय संघ का निर्माण किया था, इसमें कठ जैसे लोग भी उसकी अधीनता में आए थे। क्लियर? कारण ये राष्ट्रीय संघ क्यों बनाया गया? क्योंकि आम्बी और शशिगुप्त जैसे लोगों ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पोरस के, ये देख लीजिए, कठ शक्तियों ने, अच्छा माफ करना मैं गलत बोल गया, कठ गणराज्य जो था जहां पर 17,000 कठों का याद रखना सिकंदर द्वारा नरसंहार किया गया था, कठ ने इस संघ में मिलने से इनकार कर दिया था। क्लियर?
कई संघ राज्य मिले, कठोर ने साफ तौर पर मना कर दिया था। बाद में आपको मैंने कहा युद्ध के दौरान दो मित्र भेजे गए, पोरस के ही पूर्व मित्र। इनमें एक तो है यस मेरुस, मैंने कहा सही बोला। पहला तो था आम्बी, जिसका यूनानी उच्चारण हमें मिलता है ऑम्फिस, दूसरा मेरुस। मेरुस ने पोरस को तैयार कर लिया था कि जस्ट आई एम रेडी टू गिव अप और सरेंडर करने को। सिकंदर अपने प्रिय अश्व बुसेफाल्स या बुकेफाल के पर सवार होकर लड़ा, और फिर उसने, याद रखना, विजयी इस युद्ध में विजयी सिकंदर ने दो नगरों की स्थापना करी थी, ये भी याद रखना, झेलम युद्ध स्थल पर, यानी कि झेलम नदी के तट पर। जिस जगह पर बुकेफाल या बुसेफाल्स की मृत्यु हुई, वहां पर इसने एक नगर बसाया जिसको कहा गया है बुकेफाल नगर। इसके बाद इसने एक नगर और बसाया इसी हाइडेस की युद्ध की स्मृति में, इसको बोला गया है किसी झेलम नदी के तट पर निकेया नगर या विजय नगर। निकेया का मतलब होता है विजय नगर, याद रखना। आप सोचिएगा, फिर प्रश्न उठता है यदि सिकंदर हारा, हारने वाला व्यक्ति भाई नगर कैसे बसाएगा, वो भी जीतने वाले की छाती पर, उसके प्रदेश में, उसके हार्ट सेंटर पर? इज इट पॉसिबल? हेमंत, समझ में आया नहीं आया? ये युद्ध पूरा हो गया। जल्दी जल्दी क्विक, मुझे वो क्या कहते हैं, एक्शन दीजिए। राइट। इस क्लास में और भी जुड़े हैं नहीं जुड़े यार, आप अकेले ही हो? अच्छा, धर्मेंद्र भी हैं? अरे यार धर्मेंद्र, हाय हेलो कर दिया करो भाई, मैंने देखा नहीं था आप भी हैं। मेरा मतलब सिर्फ मेरा मतलब सिर्फ हेमंत को ही वो नहीं करना होता, क्योंकि जनरली मैं ये अटेंडेंस नहीं चेक करता हूँ। एक बार आते ही क्लास में वेव कर दिया करो। यस हेमंत, इसीलिए देखो मैंने कहा ना, मेरा दृष्टिकोण नेशनलिस्ट हूं मैं, राष्ट्रीय, लेकिन मैं कल्पनाशील या बेवजह नहीं चल सकता हूँ। यदि कोई मेरा अपना है, यदि वो भी गलत करेगा, मेरी कटु आलोचना का शिकार बने। यदि एक तो होता है गलत नियत से कोई कार्य करना, और एक होता है कि अच्छी नियत से किया गया कार्य लेकिन परिणाम गलत आया, वो हमारे लिए स्वीकार्य है, उससे हम मना कर सकते हैं। लेकिन गलत नियत से ही कार्य किया जा रहा हो, वो बात है। आम्बी का कृत्य गलत नियत से था, पोरस का कृत्य नियत सही थी, हारा डजंट मैटर, लेकिन जो बाद में उसने किया फिर वो गलत था। तो ये चीजें बराबर देख लीजिएगा, कोई विशेष बात इसके अंदर हमें नजर नहीं आती। अब वो तमाम चीजें हैं। हाँ, जब जब पोरस के सामने लाया, जब सिकंदर के सामने पोरस को लाया गया, उसके शरीर पर कुल 9 घाव थे। अब आप सोचिएगा कितनी छोटी छोटी बातें यहाँ पर आ रही है। फिर उसको जब सामने लाया गया कि मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करूं, तो उसने कहा जैसा एक राजा दूसरा राजा के साथ करता है, तमाम वो कहानियां। अब ये बेकार की बातें हैं यार, कि उसकी बहन को, मतलब उसकी पत्नी ने सिकंदर को बंदी बना लिया, फिर वो सिकंदर की पत्नी ने उसको भाई माना, राखी। भाई यार पागल होते, कुछ भी झाल बावली झगड़ों की तरह बक, बकवास करते रहते। इन चीजों में कोई तंत वाली बात नहीं, बेकार की बात है। सिकंदर युद्ध जीता था, इसके लिए मेरे पास कम से कम 10 मैं प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ इस चीज को। बहरहाल चलिए, ठीक है सर। अब तक्षशिला नरेश शाम्बी ने सिकंदर का पोरस के विरुद्ध ब्ला 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 आप कह सकते हो। पोरस की वीरता से प्रभावित होकर अब आप देखिएगा सिकंदर ने उसका राज्य लौटा दिया, 15 गणराज्य, 500 नगर और असंख्य गांवों को लौटा दिया। और आगे जो अभियान किए हाइडेस की विजय के पश्चात, उनके अधिकांश जीते हुए प्रदेश भी पोरस के राज्य में मिला दिए गए थे। यानी कि सिकंदर ने, जैसे देखिएगा, सिकंदर ने ग्लूचुकायन जो गणराज्य था उसके 37 नगरों को जीतकर पोरस को दे दिया था। इस तमाम बात की जानकारी कौन दे रहा है? प्लूटार्क। अब ये बातें हैं, अब प्रश्न आ सकता है किसके अनुसार? यह प्लूटार्क के अनुसार। अब आपको बड़ा कंफर्म होकर इन बातों को देखना, मैं आपको फिर कर दूं, कल से जो क्लास आरंभ होगी अपने इस एप्लीकेशन पर, याद रखिएगा वो क्लास होगी किसकी। बहुत क्लियर कट बात कर दूं, मैं साउथ इंडिया को आरंभ कर रहा हूँ, संगम काल से आरंभ करूंगा, और फिर मौर्य वगैरह बाद में स्टार्ट होगा। क्लियर? पोरस के साथ सामरिक सहयोग और मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के तमाम जितने कारण थे, उन पर मैं विस्तार से फिलहाल आपके सामने चर्चा कर चुका हूं। अब आप देखिएगा इस हाइडेस्पीड नदी के पश्चात, देखो पहला जो क्रम था,
पहला जो क्रम था, दोबारा बोल रहा हूं मैं, अस्पेशियनिसा, गोरियन, अश्वक राज्य की मसागा जो हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद जो वाजिरा या बिरकोट, उसके पश्चात ओरा, फिर ओरनस, दुर्ग पर विजय, फिर ये ओहन से भारत में प्रवेश करता है, तक्षशिला समर्पण कर बैठता है, फिर हाइडेस्पी नदी का युद्ध होता। अब आफ्टर जो हैपनिंग्स या जो क्रोनोलॉजी घटेगी, अब वो देखना है। हाइडेस्पीस नदी के पश्चात फिर इसका संघर्ष का तीसरा दौर आरंभ होता है। पहला दौर तो भारत में प्रविष्ट करने से पहले, फिर हाइडेस्पीस, अब तृतीय दौर, फिर चतुर्थ दौर आरंभ होगा जब ये व्यास नदी से वापस लौटेगा। तब कठ, मालव, शूद्रक, संघ, और सबसे खतरनाक जो संघर्ष इसका होगा वो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाएगा, जो सिंधु वाले एरिया के अंदर जिनके गण राज्य रहे होंगे उन ब्राह्मणों के। क्लियर है? अब दोबारा इस क्रम को भी अब आपको अच्छे से याद रखना है, समझना है। तो पहला जो संघर्ष होता है वो होता है ग्लोचुकायन विजय। अभी आपने देखा कि ग्लोचुकायन विजय नगर जो था, या जो राज्य था, वो चिनाब नदी के पश्चिमी तट पर था, यानी कि झेलम से आगे बढ़ चुका है, और इनके 37 नगर जीतकर इसने ग्लोचुकायनों के किसके राज्य में उसने मिला दिए थे? पोरस के राज्य में उसने मिला दिए थे। अब आप सोचिएगा, दानदाता कौन होगा? जो बड़ा होगा, जो विजयी होगा। इसीलिए हमें फेसबुक, व्हाट्सएप और जो अतीत में जीते ना, हमें अतीत का गुलाम नहीं बनना, हमें भविष्य का निर्माता बनना है। लेकिन अतीत के आलोक से आने वाले इतिहास के हम के द्वारा हम गलतियों की पुनरावृत्ति से बचें, वर्तमान और भविष्य को अच्छा बनाएं। यही इतिहास की सबसे बड़ी सीख होती है। यानी कि वर्तमान हमेशा इतिहास अतीत के झरोखे से झांकता है, और भविष्य तो हमेशा से ही छिपा हुआ है। लेकिन इतिहास हमें वो अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जिसके द्वारा हम वर्तमान को मजबूत बना सकते हैं, और भविष्य की आहट को सचेत होकर हम सुन सकते हैं, यदि इतिहास के प्रति हमारी बेहतर समझ है तो मतलब ग्लोचुकायन जो गणराज्य था उसको जीत लिया जाता है 37 नगर में। फिर इसके पश्चात अशोक विद्रोह होता है। याद रखना, अब ये अश्वक कौन है? जहां पर मसागा, स्त्री हत्याकांड होता है। मालूम है आपको? पहले नंबर पर अस्पेशियन, फिर नीसा, फिर गोरिन चौथा। चतुर्थ क्रम था भारत में प्रविष्ट होने के पश्चात। वहां पर आपको मालूम है वहां का क्षत्र किसको नियुक्त किया था? सिकंदर ने, आपको मालूम, निकोनर, और उसका जो अधीनस्थ था वो बनाया गया था किसको? याद रखिएगा, फिलिप को। अब आप सोचिएगा, ये भारतीयों का मादा देखना, जिनको बार बार चूरण चटाया जाता है, मैं बार बार जो कहता हूँ अहिंसा के नाम पर। जन विद्रोह होता है, जनता इस यूनानी जुए को उतार फेंकती है, और निकोलर की भैया की हत्या कर देती है जनता। तो विदेशी आधिपत्य के विरुद्ध निकोलर की हत्या कर दी जाती है। फिर सिकंदर के आदेश पर सिकंदर के सेनापति जाते हैं अलेक्जेंड्रिया क्षत्रप, याद रखिएगा, टाइरेस्पेस, अलेक्जेंड्रिया क्षत्रप, टाइरेस्पेस आता है, तक्षशिला क्षत्रप, टाइरेस्पेस तथा फिलिप दो। और साथ साथ ईरान से भी सेना आती है, ईरान से भी एक दल आता है अश्वक विद्रोह को दबाने के लिए। यानी कि इस चीज का इल्म था सिकंदर को, क्योंकि अश्वक जो था, आपको मालूम है, अश्वक जो था असल में वो ईरान और भारत को जोड़ने वाला सेतु था, बीच में वो बड़ा राज्य था। तो सिकंदर को लग गया था कहीं ऐसा ना हो कि ईरान से जो सप्लाई लाइन थी पूरी कट जाए। जब निकोनर जैसे क्षेत्र की उन्होंने गवर्नर की हत्या कर दी जाती है, तो इसको ये डर था, क्योंकि यदि ये सप्लाई लाइन कट गई, ईरान का साम्राज्य छिटक गया, क्योंकि ईरान में हकमानी जो वंशज होंगे वो तैयार बैठे हैं। अश्वक विद्रोह नहीं दबा तो आप समझिएगा ईरान हाथ से निकल जाएगा, और भारत में फिर पौरस तो तैयार बैठा है, आंबी फांबी की तो औकात ही नहीं है। फिर मालव है, कट है, शूद्रक है, मल्ल है, ये चेप देंगे मीटर किसका? सिकंदर का, कुछ नहीं बचता है। अतः सिकंदर के लिए ये जो समस्या आन खड़ी हुई, इससे निपटना सबसे अधिक जरूरी था। इसने अपनी पूरी आर्टिलरी को लगा दिया और अशोक विद्रोह को दबाया। इसके लिए ईरान को भी संदेश भेजा गया, संभव गया व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, या हॉटलाइन करके, और बुलाया गया, आ जाओ लाला, जल्दी से आ जाओ। दबा दिया गया, ठीक है। ये भारतीयों का जन्म।
ठीक है, अब फिर प्रश्न बन सकता है, जन विद्रोह सिकंदर के प्रति, सिकंदर के आधिपत्य के प्रति, NWF जिसको आप कहते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत एरिया में एक व्यापक जन विद्रोह जो हुआ वो अशोक राज्य का था, राइट, अशोक राज्य का, जहां पर आपको मालूम है स्त्रियों का हत्याकांड किया जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, आपको मालूम है ना कि यहाँ की जो राजमाता थी कृपा या कृपी, उसके नेतृत्व में स्त्रियों ने विरोध किया था किसका, सिकंदर का, राजा की मृत्यु के पश्चात। इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें याद रखना। इसके बाद गांधारिस विजय की जाती है। अब गांधारिस क्या है, ये गांधारिस वही एरिया जिसको मैंने कहा था कि पोरस का भतीजा पुरु, यानी कि ये राज्य झेलम के पश्चिमी तट, भारत के अंदरूनी एरिया की तरफ मौजूद था। तो झेलम से आगे चिनाब नदी का पश्चिमी तट, यहाँ पे छोटा पुरु यानी कि पोरस का भतीजा यहाँ पर शासन कर रहा था। पोरस अपने ही भतीजे के विरुद्ध सिकंदर का साथ देता है, गांधारिस की विजय की जाती है और वो राज्य मिला लिया जाता है पोरस के साम्राज्य में। क्लियर है, पढ़ लीजिएगा। अब आप सोचिएगा कितना बड़ा एरिया, चेनाब से लेकर रावी नदियों के बीच का पूरा एरिया यूनानियों के हाथ और यूनानियों के अधीनस्थ जो पोरस है उसको प्राप्त। इसके बाद फिर आता है अद्वेष्टाई या अद्विज गणराज्य, ये आत्मसमर्पण करता है। अब फिर आते हैं कठ। अब क्योंकि मैंने अभी कठों के बारे में आपको काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी, सिकंदर के विरुद्ध पोरस ने जो राष्ट्रीय एक संघ बनाया था, नेशनल जो फेडरेशन का निर्माण किया था, उसमें कठ गणराज्य ने मिलने से इनकार कर दिया था पोरस के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो सिकंदर से मिल गए, दे वर नेशनलिस्ट एंड पैट्रियोटिक, और उन लोगों ने इन और लोगों की तरह सरेंडर करने से उचित समझा कि हम तलवार उठाएंगे और से जो हाल करेंगे कठ। क्लियर है। अभी देखिएगा, मैंने जब मैंने 28 HC राय चौधरी वाली जो सूची लिस्ट दी गई है 28 राज्यों की, उसमें कठों की मैंने बात करी थी। कठों को पंजाब की लड़ाकू जाति बोला गया है, मालव जनपद की तरह। पाणिनि ने मालव जनपद को, आपको मालूम है ना, शस्त्रोद्यमी बोला है पाणिनि अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के अंदर, जो प्रथम संस्कृत व्याकरण के रूप में हमारे सामने आती है। असल में कठ राज्य जो है वो रावी नदी के पश्चिम में, और अद्वेष्टाई राज्य जिसका सरेंडर कर लिया उसके आगे था, इसकी राजधानी थी संगल। ये कठ कौन है, हमने कहा था कठों के अंदर एक तो स्वयंवर परंपरा प्रचलित थी, क्लियर, और ये अपंग बच्चों और पुरुषों को मारने की परंपरा थी। पुरुष तो बन ही नहीं पाएगा जब बच्चे को पहले खत्म कर दिया। ये परंपरा यूनान के स्पार्टा राज्य में थी कि हमें हष्ट पुष्ट संतानें चाहिए तो युद्ध कर सके। ये जो पुंपाड़ी बजाएगी ना आगे जाकर, ये गांधी नेहरू ने ये अहिंसा अहिंसा की, ये चिलमबाजी के अलावा कुछ नहीं होती। इनसे आप सिर्फ रघुपति राघव राजाराम करो और अंग्रेजों की चाटुकारिता करते रहो, इसका आगे कुछ नहीं हो सकता। याद रखना, राज्यों का निर्माण युद्ध क्षेत्र में होता है, बिना रक्त बहे राष्ट्र तिलक नहीं होता है। जरूरी है शस्त्र और शास्त्र दोनों का होना। बार बार कहता हूं भाई मैं, यदि आपने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया आपकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी, और यदि आपने शस्त्र चलाना छोड़ दिया आपका इतिहास और भूगोल बदल दिया जाएगा। भारत का एग्जाम्पल आपके सामने लाइव है। और यदि आप चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत से भी नहीं समझ सकते कि मित्र आपस में किस तरह के हों, आपके अंदर पहचान होनी चाहिए, कोष भरा हुआ हो, अच्छी सेना हो, अच्छी नौकरशाही मंत्री हो, तभी आप प्रजा को नियंत्रित कर सकते हो। वरना इतने शत्रु पैदा हो जाएंगे तो बाबू समझ में नहीं आएगा अपनों में छिपे भेड़िए और भेड़ियों में छिपे शत्रु कौन है, कभी समझ में नहीं आएगा इस बारे में। ये कठ वही लोग हैं जिन्होंने सिकंदर के आक्रमण के समय अपनी राजधानी के चारों तरफ रथों का एक सुरक्षा चक्र और घेरा बनाया था, और नाको चने चबवाने के लिए मजबूर कर दिया था सिकंदर को, जिस तरह की हम हॉलीवुड मूवीज में इस तरह का एक घेरा देखते हैं। सुरक्षा प्राचीर के रूप में आप कह सकते हो। तो एरियन ने इनके साहस की प्रशंसा करी। बात देख लीजिए, मैंने कहा ना, शांति वही लाएगा जिसके हाथ में ताकत है, जो ताकतवर है। ये जो ढिलमुल नीति वाले जो होते हैं ना, जिनके तलवारों के नाड़े खुल गए तलवारों के आगे, उनसे न तो राज्यों का निर्माण हो सकता है न वो शांति स्थापित कर सकते हैं। ये टिड्डी दल के रूप में, भेड़ियों के रूप में, एक भीड़ के रूप में आ सकते हैं, झुंड के रूप में, और आपको आप पे झूम सकते हैं। इनमें मर्दानगी नहीं होती कि सामने आकर अकेले दम पे लड़ सकें।
एरियन ने, देखिए साहस की प्रशंसा किसकी की जा रही है, जो सिकंदर को टक्कर दे रहा है। मित्र किसको बनाया, जिसने चूल्हे हिला दी हाइडेस्पिस नदी के युद्ध में, पोरस ने, युवा व्यक्ति। और आप सोचिए थे उस टाइम पर शशिगुप्त और आम्बी ने पोरस का साथ दिया होता, इतिहास क्या होता। लेकिन बाबू फिर वही वाली बात, कोई हमें बदल सके जमाने में दम है क्या, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बाबू हमें कोई नहीं एक कर सकता। बालाजी महाराज पूरा जोड़ लगा देना अपने, शिवजी महाराज आके डांस कर ले, मैं नागिन तू सपेरा, नहीं कर सकता। आज का इतिहास देख लीजिए आप, इतना होने के बाद भी, भारत के आज की स्थिति देख लीजिए आप, इतना होने के बावजूद भी चाटोकारिता की हद है लोगों की। आज भी आशाराम और वो राम रहीम के वो भक्त मिल जाएंगे कि नहीं जी हमारा तो बापू महान है, मिल जाएंगे। और जो घटनाक्रम आज घट रहा हो, तो मैं अपनी क्लास में ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास के अंदर क्लास के बाद सालों से कहता आ रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। खैर वो मुद्दे से भटकना, लेकिन अब करें क्या साहब, इतिहास प्राचीन राजनीति और आज का जो वर्तमान जो राजनीति है वो कल का इतिहास बन जाएगा। हम जैसे लोग जो, मैं तो भाई अपने आप को अलग नहीं कर पाता हूँ, नियंत्रित कंट्रोल में है, तो साहस की प्रशंसा भी उसी की होगी जिसमें लड़ने का मादा होगा। अभी क्या हुआ, हमास ने चल के छेड़ा इसराइल को, अब भागते फिर रहे हैं, गाजा पट्टी में गा अलग हो गया जा अलग हो गया, ठीक है ना। अभी तो वहानिया मारा गया है, क्योंकि जब इन्होंने पेलना चालू किया, अब आप कह रहे हो ऑल आईज ऑन राफा, अरे भाई फिर वही बात, मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया। किसने कहा था तुम्हें, जब टांग में दम नहीं है तो दूल्हे बनने के लिए इतने रखते हैं ना। नल के पाइप से यदि आप रॉकेट बना रहे हो, और किससे लड़ने जा रहे हो बाबू वो। और फिर मैं कह रहा हूं आप समझिएगा, चाहे कट हो चाहे मल्ल हो चाहे शूद्र हो, संख्या बल से निर्भर नहीं करता आपका साहस कितना है, लड़ने का मादा कितना है, इजराइल की औकात कितनी सी है, और कितने शत्रु राष्ट्रों से घिरा हुआ है, क्या उखाड़ पाए कछू ना। और यहां देख लीजिए, एलियन साहस की प्रशंसा कर रहा है कठों की। 17,000 के लगभग कठों का नरसंहार किया जाएगा। और आप समझ सकते हो यदि व्यक्ति इतना कर रहा है, जैसे अकबर ने किया था 30,000 लोगों का 2-3 घंटे के अंदर चित्तौड़ के अंदर, इसका मतलब है कि उसको उसकी चूल्हे हिला दी गई थी युद्ध के अंदर, जयमल और फत्ता के द्वारा। जो चित्तौड़ का युद्ध 1568 के अंदर लड़ा गया था, आपको मालूम अच्छे से। ये खीर तभी निकलती है यदि कोई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, यदि मेरे अंदर आपने ऐसा किया तो मैं पूरे देश में आग लगा दूंगी। तुमसे कछू ना हो, तुम्हारी खींच बाहर निकल रही, तुम्हें लग रहा है मुट्ठी में भरी लेते जिंदगी धीरे धीरे फिसलती है, कहीं काम नहीं आती दरिंदगी, दरिंदगी फिर क्यों सारी दुनिया उसमें पिसती है। कभी मैंने शेर लिखा था किसी के लिए, शायद मैं जब बीए कर रहा था अपना ग्रेजुएशन। तो आपके पास यदि ताकत है तो आप चीजों को, सबसे अधिक लड़ाकू योद्धाओं में माना गया मालव, कठ। अब यही तो प्रश्न निकल के आते हैं कि पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किस पंजाबी की जाति को शस्त्रोपजीवी बतलाया। तो वो मालव को। और पंजाब के सबसे लड़ाकू जाति किसको बताई जा रही है, कठों को, जिन्होंने पोरस के साथ मिलकर सिकंदर का सामना करने से मना कर दिया था कि वी आर टोटली आइसोलेटेड, हमारी जाति है एंड हम खुद ऑन डिसीजन लेंगे अपना कि हम फाइट करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ठीक है साहब, कठोर ने सिकंदर का प्रतिरोध किया, रथों का जो राजधानी थी संगल उसके चारों तरफ 17,000 कठों की सामूहिक हत्या कर दी गई, 70,000 कठ बंदी बना लिए गए। इट्स अ वेरी लार्ज नंबर भाई, मैं इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा। 70,000 एक गणराज्य की लग बंदी बना के, तो कुल जनसंख्या कितनी होगी, और जनसंख्या इतनी थी। हो सकता है, ये भी हो सकता है, तभी तो हवा निकली गुब्बारे की सिकंदर की, जो विश्व विजेता वाला जो गुब्बारा लेके वो चल रहा था, इसलिए तो निकली।
कि ये जरा जरा से जब इतनी औकात है जरा से एरिया में, भैया जी वो घनानंद क्या करेगा, वो पकड़ पकड़ के पहलना चालू करेगा गिल्ली डंडा में, कबड्डी 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 कबड्डी। तो बाबू ने सोचा कि पाले में जाकर कबड्डी 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 खेलें, उसके पहले अपने पाले से निकल लो, इज्जत बनी रहेगी। बाबू ने विश्व बनेगा तो विजेता बने बचेगा। क्योंकि जब उसको ये लग गया कि अश्वक राज्य में निकोलर की हत्या कर दी गई, जरा सा नियंत्रण शिथिल पड़ती, जबकि आप जानते हो हमें अभी तक कोई खबर ईरान से ऐसी नजर नहीं आ रही। और चूंकि अफगानिस्तान वाला जो एरिया है, ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं, ये तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, एकमात्र जाति संपूर्ण दुनिया की जो आज तक किसी के नियंत्रण में नहीं रही, उनका जो कबीला है लोरा जिरगई, मैं शायद ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूं अभी, लोया जिरगई। ये आज तक अफगानिस्तान, रशिया ने ट्राई किया रेड आर्मी ने, क्या नतीजा निकला, खून के आंसू पी के वापस चलना पड़ा। उसके बाद अंग्रेजों ने किया ब्रिटिश इंडिया के दौरान, क्या हुआ, लाख में से एक सैनिक वापस जिंदा लौटा था। उसके बाद अभी रिसेंटली अमेरिका ने वापस लौटना पड़ा। अफगानिस्तान, और आपको मालूम है अफगानिस्तान का मूल नाम अश्वा यूनियन, इस समय तक अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था। और आज भी आप जानते हो भारत के कितने अच्छे संबंध है इवन अफगानिस्तान के साथ। 17,000 को तो हत्या की गई और 70,000 को बंदी बनाया गया। आप सोचिएगा उस जमाने में जनसंख्या कितनी होगी, क्योंकि हम समझ सकते हैं जब घनानंद की सेना के बारे में कहा जा रहा है कि 6 लाख के लगभग सेना थी, तो कुल जनसंख्या मगध की कितनी होगी बाबू। सिकंदर को लग गया होगा, गंगा नदी को जैसे तैसे गिरते पड़ते पार करके पहुंचे कहां पे, तो पंजाब को रो, फिर राजस्थान को रो, फिर यूपी को, एमपी यूपी को, फिर बिहार में जाओ। कुल जनसंख्या ने मिलकर यदि गंगा नदी का पानी पानी वो मुंह में भर के गड़गड़ करके कुल्ला भी कर दिया ना, तो बह जाएंगे, पता नहीं चलेगा मकदूनिया कहां पर है और हकमानी कहां पर है। अब बीच में पता नहीं गंगा है, यमुना है, गंडक है, सोने, काली सिंध है, चंबल है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, सिंधु है, पता नहीं कितनी नदियां हैं। इसीलिए क्वाइनॉस जो सेनापति था किसका, सिकंदर का, उसके सैनिकों ने व्यास नदी से आगे बढ़ने से भैया जी इनकार कर दिया। दम नहीं है हमारे अंदर, बहुत हो गई जंग, पता नहीं हमारी बीवियां जिंदा है या घर में या खुर निकल ली, वापस जाना चाहते हैं। देख तो लें बच्चे कितने बड़े हो गए, सालों हो गए निकलते हुए। इस यूनानी विजय में सहयोगी कौन है, पोरस, और ये सब के सब जीत कर पोरस के अधीन करते चले गए। फिर दोबारा बोल रहा हूं, यदि पोरस विजेता था तो सिकंदर उसको दे क्यों रहा है। मैंने तो ये सुना है कि दानदाता हमेशा हाथ बड़ा होता है उसका। इसके पश्चात सोबूती सोफाइटिस, इन्होंने तो आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको मालूम है सोफाइटिस, सोबूती और कठू के अंदर स्वयंवर प्रथा थी, और ये अपंग विकलांग बच्चों को मारने की इनके अंदर परंपरा थी। इससे कोई राज्य होगा फैगेला, याद रखना, फैगेला जैसा कोई राज्य। तो फैगेला जो नरेश था उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया, और फिर यहीं से सिकंदर व्यास नदी के तट पर आ गया फैगेला के पश्चात। फिर यहाँ पर आके क्वाइनोस, जो सेनापति था, यदि मैं इसका उच्चारण, तो 325 ईसा पूर्व में ये व्यास नदी के तट पर आता है। जब ये यहाँ पे पहुंचता है पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के, हम गंगा नदी को प्रवेश करेंगे और फिर युद्ध लड़ेंगे, सैनिकों ने कहा बाबूजी जरा धीरे चलो, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तुम्हें यदि अभी तक भारतीय छाछ राबड़ी की औकात ताकत मालूम नहीं चली और अपनी औकात मालूम चली, बाबू तुमसे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। इन लोगों ने तुम्हारी शक्ति की औकात दिखा दी। यदि इस समय आम भी शशिगुप्त और पोरस का सहयोग तुम्हें नहीं मिला होता, तुम्हारे बाप दादे 7 पीढ़ियां मिल जाती नहीं, वो ईरानियर, मकदूनिया, बेबीलोन के, सीरिया की, इन भारतीयों कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सोचिए, एक राजा ताकतवर हुआ भारत का प्रधानमंत्री इस समय, घुटनों पर लाके टिका दिया पाकिस्तान को, और वो मालदीव को, श्रीलंका को, नेपाल को, और इनको, या जितने भी चीनी चूचू 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 मुरब्बे घूमते फिर रहे हैं। और बार बार मैं कहता हूं कि भारत को खतरा, दोबारा बोल रहा हूं, ये चीनी और पाकिस्तानी हैंडपंपों से ही नहीं 1.5 फुटिए जितनी चीनी है, इनकी टोटल जितनी आंखें खुलती है ना उतनी तो हम रोडवेज की बसों में नींद निकाल लेते हैं खोलकर। इनके औकात, हमें सबसे बड़ा जो खतरा है वो अंदर के जयचंदों, आम्भियों, शशिगुप्तों से है, इन मीर जाफरों से है, जो इन पंजे दिखा दिखा कर यूं चलते हैं, कभी शिव जी की तस्वीर, कभी क्या कभी क्या। उन लोगों से सबसे बड़ा
खतरा है। और बांग्लादेश में हुआ, आप लोग देख लीजिए। कम से कम हिस्ट्री से कंपटीशन के साथ साथ इतना सा सीख लीजिए, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। 325 ईसा पूर्व में 3 दिन तक ये शिविर में पड़ा रहा, इसने कोशिश करी भैया जी अपने सैनिकों को समझाने की, सैनिकों ने साफ ना कर दिया, भाई जी तू जान तेरे काम। नेक्स्ट अगला देखिएगा, पढ़ लीजिएगा यार, ये मैं सारी बातें मैं आपके सामने बता चुका हूं। तो क्लियर। अब लौटने से पहले इसने विजय स्मारक के रूप में इसी व्यास नदी के तट पर 12 वेदियों का निर्माण करवाया, उनमें अग्नि प्रज्वलित करी, कुछ खेलों का आयोजन किया, मंदिर स्थापित करवाए, यूनानी देवताओं की पूजा करवाई, ये शो करने के लिए, जोश भरने के लिए कि बाबू हम विजेता है। थे ना विजेता, तुम तो सिर्फ पाले की सीमा पर आए, वो एक बार अंदर प्रविष्ट करते बाबू, सिर्फ राजस्थान में जाते। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ उस जमाने में जो यहाँ की जो मीणा और जो भील बेसिकली, जो क्योंकि ये जातियां शुरू से नहीं है यहाँ पर, आमेर का तो पूरा इतिहास है, मीणा जाति के आधिपत्य का इलाका है। ये जो चालू करते ना यहाँ पर कोयल चाली शास्त्रीय गीत पर, इन्हीं के समझ में नहीं आती बात। और फिर जाट रईसी कसर सारे मार्शल कौमें हैं, गुजर, जाट, मीणा, सारी भील, दे, आप कह सकते हो ट्राइबल्स, वे तो इनको वॉरियर या योद्धा जाति के रूप में, ये देश के रक्षक के रूप में रहे, इनको राजस्थान में आते ही मालूम चल जाता है, क्योंकि आपको क्या लगा पीछे वाले नहीं पहनते इनको। ये इसको सिकंदर को स्पष्ट लग गया था कि नदी, उफनती नदियों की धाराओं के बीच में तो फंस ना जाए, कि हमारी नावों में इतने छेद हो जाएं कि पानी कितना भर रहा है कहां से। अरे यार बताओ तुम लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या मैं ही बोले जा रहा हूँ, बहुत देर से आपसे रिस्पॉन्स नहीं दिया, समझ में आ रहा नहीं आ रहा आप लोगों को? कौन कौन है क्लास में इस समय? अच्छा हेमंत धर्मेंद्र दोनों, बताओ ना एक बार यार, क्या नॉन स्टॉप में ही बोले जा रहा हूँ लगातार? चलिए अच्छी बात है, हाँ मेरे को आपका मैसेज मिल गया हेमंत। ठीक है, तो 12, अब फिर ये प्रश्न आ सकता है कुल कितनी वेदियों का निर्माण करवाया, तो आप कहेंगे जी हेमंत, तेरी कसम बाबू आज मैं भी भूल गया कि मैं क्लास में हूँ। तो जस्ट आई लव काइंड ऑफ टीचिंग एंड द वे ऑफ स्पीच और डिलीवरी जो होता है कंटेंट का। सो विजय स्मारक में 12 वेदियों का निर्माण करवाया गया, ठीक है। और आप देख लीजिएगा कि जितना भी प्रदेश इसने जीता वो सारा का सारा पोरस के अधिकार में इसने छोड़ दिया। सिकंदर ने चेनाब नदी पार करी, झेलम तट पर आ गए, यानी कि व्यास से वापस चेनाब फिर झेलम पर आ गया। अब वापसी में देखो यूनानियों का भारतीय पुनः खूनी संघर्ष, और इन भारतीयों को मैं बाबू मैं दोबारा बोल रहा हूं अहिंसक है। अबे हम शांति प्रिय थे, कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोलूं, हमने अहिंसक, ये तो पता नहीं क्यों चुरा लिया इसे महात्मा गांधी ने, काहे का महात्मा, मैं तो महात्मा कहते हैं मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, सही बात है, मोहनदास करमचंद गांधी। महाभारत के शांति पर्व के अंदर जो श्लोक है उसका आधा हिस्सा बस चुरा लिया अपने। अरे बाबू तुम कहा, अपनी कुछ बात बनाओ। रघुपति वैष्णव वदंती एक नरहरि उनका बनाया हुआ भजन था, वो कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ भी। अहिंसा के पुजारी बन रहे हो तो फिर महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध ने काय का संदेश दिया था, इतने बड़े अहिंसक तुम ही हो न्यारे। उन्होंने क्या किया था, अहिंसा का तो उन्होंने भी दिया ना। हम शांति प्रिय थे, और जब इनको छेड़ा गणराज्यों को तो फिर छोड़ा नहीं। अभी देखिएगा, देखो कोई मैसेज है। हाँ हेमंत, मैं महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, मोहनदास करमचंद गांधी बोलता हूँ। और महात्मा शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि इनकी जो एक ब्रिटिश मेरिडन, मैं नाम भूल रहा हूँ, जिसको मीराबेन कहा गया था, क्लियर ना, इनकी शिष्या, उसने तो लंदन वापस लौटने के पश्चात जो बोला, मैं नहीं चाहता यहाँ पे बोलूं, मेरे पास तो फिर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, स्पष्ट बोला है मिस्टर गांधी कोई महात्मा नहीं थे, याद रखिएगा इस बात को। और बहुत होश आवाज में बात कर रहा हूं, मेरा ऐसा व्यक्ति तो पूरे होश आवाज में बात कर रहा है, पढ़ लीजिएगा इस चीज को।
बहरहाल वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मैं जो जनरल बात कह रहा हूं कि ये चूरन चटाने वाली जो बात है ना, ये अहिंसा अहिंसा, शांति प्रिय है। अब वापसी में जो मतलब झेलम से जो वापसी होगी, क्योंकि ये दो दल के रूप में बांट देगा वापस। जब प्रवेश किया तब भी दो दल बन गए, एक तो हेफेस्टियन और पेडियस के नेतृत्व में, एक खुद सिकंदर। और आप चालाकी देखिए इन गोरे लोगों की, जब इसको ये कंफर्म हो गया, ये जो पाकिस्तानी क्रिकेटर है ना शाहिद अफरीदी, जब ये कंफर्म हो गया कि खैबर दर्रे में खटक अफरीदी जैसे लड़ाकू योद्धा मौजूद हैं, लाशों के ढेर पर नाचेंगे हमारी टीकरी पर, इनको यूनानियों को, क्योंकि खैबर दर्रे के बारे में साफ कहा गया है, बाबू सांस लेकर तुम आओगे लेकिन सांसों गिनती कर नहीं पाओगे। खैबर दर्रे की जो इतिहास आज तक का मौजूद है, ये पूरा वही अफगानिस्तान वाला हिंदू कुश वाला एरिया जिसको हम सॉल्ट रेंज कहते हैं, ये सबसे खतरनाक दुर्गम इलाकों में से एक है। यहाँ पर हालांकि प्रसंग आता है सिकंदर की माँ का, फिर कभी वो मैं बतलाऊंगा आगे जाकर। सिकंदर की माँ ने यहाँ पे सरदार को बुलाया था सर, तो उससे फिर उसने सिकंदर को कहा कि बाबू बेकार है, निकलना नहीं यहाँ से। इसलिए उसने चालाकी करी, हेफेस्टियन और पेडियस को तो कहा तुम जाओ खैबर दर्रे से गश्ती दल के रूप में, और मरो तो तुम पहले मरो। और बाबू खुद ने, वो मेले बाबू ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, पतली गली वाला, कौन सा, कुनार और स्वाद घाटी वाला। और आप देखिए बेचारे वो लड़ते पड़ते गए, पुष्कलावती को उन्होंने जीता, एस्ट्रिज या हस्ती से, बाद में भी सिकंदर पहुंचा विश्व विजेता। इसीलिए मैंने कहा काहे का विश्व विजेता, दुम दबाकर भारत से भागने वाला काया डरपोक सिकंदर। मैं नहीं लगाता आगे अलेक्जेंडर द ग्रेट ना, अशोक था ग्रेट यार, उसमें दम था बंदे में। चंद्रगुप्त मौर्य हमारे हमारे पास क्या आदर्शों कमी की जमीन लोगों को। अब वापसी में देखिएगा गणराज्य का हमने सबसे पहले इसका सामना हुआ मालव और शूद्रक संघ के साथ। दैट वाज द फेडरेशन अगेंस्ट द ग्रेट ग्रेट क्या, अलेक्जेंडर सिकंदर के। मालव और शूद्रक, मालवों को तो वैसे ही पाणिनि ने अष्टाध्यायी में शस्त्रोपजीवी बतलाया, जो शस्त्र के दम पर अपनी आजीविका चला रहे हैं। मैसेज जी हेमंत जी, एक बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं प्रखर श्रीवास्तव, दूरदर्शन के भी पत्रकार हैं वो, काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उनकी पुस्तक है हे राम, पढ़ लीजिएगा, अभी चौथा संस्करण आ चुका है, पढ़ लीजिएगा, आंखों पर से पट्टी हट जाएगी महात्मा की। ये जो ये जो अंग्रेज जो भक्त है ना, भाई सीधी सी बात है, कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज ने करी, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाली बात मेरे नहीं समझ में आती बात। आपको मैं एक रहस्य बतला दूं, ना किसी ने बतलाया ना कोई बतलाएगा। आजादी के बाद सरदार पटेल पर 2 बार जान गोली चलाई गई थी, 2 बार जानलेवा अटैक हुआ था। कौन होगा क्या होगा पीछे आप लोग सब जानते हो, किस किस के बीच में हुआ था, आज तक इतिहास में इस बात का जिक्र नहीं किया जाता है। और गांधी पर जो गोली चलाई गई उसके पहले भी जानलेवा हमला महाराष्ट्र में हो चुका था। कौन था प्रधानमंत्री, क्यों नहीं उनको सुरक्षा दी गई सारे इनपुट्स मिलने के बावजूद। लेकिन अब वो विषयांतर करने वाली बातें होती है। तो वो जो लोग है ना शुतुरमुर्ग बनकर, जिनकी टांगे ऊपर है, गर्दन में वो गर्दन जमीन में घुसी पड़ी हुई है, उनको अच्छी लगेगी ऐसी बातें। हमारे महान, मेरे ऐसे लोगों को नहीं समझ आती बातें बाबू, क्योंकि पन्ने पलटे हैं, तथ्यात्मक दस्तावेजी इतिहास पर चलने वाला इंसान हूं मैं, उस पर नहीं कि खुद ने ही खुद को भारत रत्न दे दिया और इतिहास लिख दिया। खुद ने ही खुद को, 2 प्रधानमंत्री ऐसे हुए इस देश में, खुद ने ही खुद को खुद के शासनकाल में भारत रत्न दे दिया। एक दिन मेरी इच्छा हुई कि यार किंशुक शर्मा तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो बाबू, तो फिर किंशुक शर्मा ने किंशुक शर्मा से अनुशंसा करी कि किंशुक शर्मा को भारत रत्न दे दिया जाए, और किंशुक शर्मा ने किंशुक शर्मा को बुलाकर सामने खड़ा करके भारत रत्न की माला पहनाती। इतनी महानता है हमारे यहाँ पर। तो मालव और शूद्रक, इसमें पहला खतरनाक प्रतिरोध हुआ मालवों के द्वारा, और मालवों के साथ संघर्ष में सिकंदर घायल हुआ। अतः उसने लगभग मालव गणराज्य का संपूर्ण इरिडिकेशन, उन्मूलन करने का आदेश दे किया भी सही। लेकिन आप सोचिएगा
सिकंदर का जन धन सैन्य बल भी कितना घटा होगा, और उसके बाद फिर शूद्र का है। यहाँ पर फिर इनका शूद्रकों का भी जी भर कर यहाँ पर हमें, आप देखना किस कदर ये सिकंदर के वापस लौटने के मूल कारणों में से एक है। भारत की जो तुर्कों के विरुद्ध जो भारत की हार हुई है, उसमें ये कहना बेकार है, ये तो छोटी मोटी दो कौड़ी की बातें मानता हूँ। वो घोड़े पे बैठते थे, फलाना होता था, बेकार की बात है। क्या हमारे यहाँ घोड़े नहीं थे क्या? मुद्दे की बात ये युद्ध विधि, हमने कभी छल कपट का सहारा नहीं लिया, हमने आमने सामने लड़ाई में विश्वास किया है, और हम लोग हमेशा अपने विभीषणों से हारे हैं। जो भारतीयों के अंदर वरदान है, भारतीयों को हमारे यहाँ भरपूर है। हमारे यहाँ भरपूर है। तो मान लो इन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के संगम पर ये दोनों, पहले मालव परास्त हुए, फिर तत्पश्चात शूद्र परास्त हुए, इनका संग भंग कर दिया गया। अब आप देखिएगा, आप जो कहते हैं ना, मैं जो बार बार कह रहा हूं, ब्राह्मणों को गाली देना बड़ा आसान है। ये जेएनयू की जो ये वर्ण संकर जातियां जो है ना, हाइब्रिड, मुझे नहीं पता किसकी पैदाइश है। जेएनयू वाले अभी भी नारे दे रहे थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, हमें राम राज्य से आजादी चाहिए, हमें हिंदू भाई जाओ रे, तुम जैसे 56 आए यहाँ पर 7 फीट कब्र में गड़े पड़े हैं, बहुत आए थे दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाने वाले, देखे तुम जैसे 56 चिलम चोर पत्तल चाटू गोल्डो, बहुत आए यहाँ पर। हमें ब्राह्मणों से आजादी चाहिए, ब्राह्मणों के बिना भारतवर्ष की कल्पना नहीं कर सकते। ब्राह्मण सिर्फ जाति नहीं है, संस्कार है पूरा। शूद्रक राज्य के अंदर 5,000 सशस्त्र ब्राह्मणों ने मिलकर सिकंदर की जड़ें लगभग काट दी थी, और उसके वापसी में सबसे खतरनाक संघर्ष हुआ है वो ब्राह्मणों के द्वारा हुआ है। मैं जातिवादी वाली बात नहीं कर रहा हूं। मेरे को यदि किसी ब्राह्मण स्त्री ने जन्म दिया तो मैं ब्राह्मण, बेकार की बात है। कर्म प्रधान होने चाहिए, पूजनीय कर्म करो तब जाकर आप ब्राह्मण कहलाओगे। पैदा हो गए जन्मजात, मैं इन चीजों में यकीन नहीं करता हूँ। तमाम आप जाति से चाहे हरिजन हो, यदि आपका कर्म अच्छा है तो आप पूजनीय है। आपका कर्म प्रधान, गीता में ये तो कहा गया है, आपका कर्म प्रधान होना चाहिए। अब आप देखना, शूद्र राज्य के लगभग 5,000 ब्राह्मणों ने रण क्षेत्र में अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये भारतीयों का, इसलिए मैं आपके अंदर का वो जोश भी इस क्लासेस के माध्यम से जगाना चाहता हूं, जहां आप लोगों को ये लगे कि क्या ब्लड है हमारे में। हर जाति, क्या गुर्जर, क्या मीणा, क्या भील, इवन जिनको हमने चर्मकार कहा है, महार जाति, पेशवा के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था, अष्टी युद्ध, कोरेगांव युद्ध, एंग्लो मराठन बैटल्स के दौरान आधुनिक काल में, हर जाति यहां पर अपने आप में योद्धा वर्ग है, अपने आप में। और इस राष्ट्र के निर्माण में मैं सिर्फ क्षत्रिय, और क्षत्रियों को तो वर्णात्मक वर्ण व्यवस्था में रक्षा का भार था ही सही, लेकिन अकेले क्षत्रिय लड़े ये मूर्खता होगी। क्योंकि आप मौर्य काल में आगे जाके पढ़ोगे, वार्ता का अधिकार दिया है चाणक्य ने, शूद्रों को आर्य बोला है। मुझे नहीं पता किस काल में क्या ये सब पूरा इतिहास चेंज किया गया है। अब आजकल नव बौद्ध और वो नया परंपराएं आ रही है, ठीक है, वो अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। हर जाति का, अब यहाँ जितने भी गणराज्य हैं, यहाँ पर आप ये मत मानना कि सिर्फ क्षत्रिय थे ये ना। गणराज्य में तो आप लोग जानते हो कि थोड़ी सी वंशानुगत पद्धति तो थी, लेकिन वो अलग रूप में थी। समाज का नागरिक बल का हर व्यक्ति किसी भी जाति का हो, और आप जानते हो भारतीय समाज में एक जगह पर हर जाति का व्यक्ति रहता है। उन्होंने इन विदेशियों का पुरजोर तरीके से अंतिम सांस तक, रक्त की अंतिम बूंद तक विरोध किया है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपके सामने। लक्ष्मीबाई की जो अंगरक्षिका थी, झलकारी बाई, वो कोली जाति से थी, जो बिल्कुल हमारे यहाँ पर जो कास्टिज्म जो माना आज के टाइम पे जो दिया गया है, क्या प्रबल योद्धा थी। नमन करता हूं मैं ऐसी तमाम वीरांगनाओं को, वीरों। ये है हमारा मूल कैरेक्टर। नरसंहार हुआ मालू के साथ, तो खैर जितना खतरनाक तरीके से हो सकता था। फिर शिवी जनपद ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर ये बाद में आप लोग जानते हो राजस्थान में प्रविष्ट होते हैं, फिर ये जिस समय ये संघर्ष होते हैं।
शिवी जनपद, फिर जिनकी आगे जाकर ये राजस्थान में, तो आपको मालूम है फिर इनकी राजधानी क्या बनती है, चित्तौड़। चित्तौड़ जिसको आपने कहा है माध्यमिका राजधानी। फिर कालिदास अपने ग्रंथ मालविकाग्निमित्र में आगे जाकर उल्लेख करेगा कि फिर यहाँ तक यवनों के आक्रमण हुए, और यवन भी संभवतः कौन, डेमेट्रियस। किसके काल में, याद रखना, पुष्यमित्र शुंग के काल में। इसके काल में, पुष्यमित्र शुंग के काल में डेमेट्रियस संभवतः यूनानी का आक्रमण हुआ था। वो माध्यमिका तक धावे बोले गए, साकेत, अयोध्या, यहां तक। लेकिन पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने, यानी कि पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने जो यमुना को धूल चटाया सिंधु नदी के तट पर, क्योंकि पुष्यमित्र ने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, उस अश्वमेध का जो अश्व छोड़ा गया था उसको यूनानियों ने पकड़ लिया था। उसके पीछे तो सेना चल रही थी शुंगों की। शुंग कौन थे, ब्राह्मण। उसका सेनापति था वसुमित्र। उसने यूनानियों को जो यहाँ पकड़कर धोया, उसके पश्चात फिर तो ये जो किताब है ना विश्वविजेता कि ब्रिटिशर्स एंड वेस्टर्न्स आर नॉन विक्टोरियस, हमेशा से अजय, बेकार की बातें हैं। हकीकत है जो कहा गया है, एक रहोगे तो याद रखना, न तो बांट सकोगे न कट सकोगे। एकता बेहद जरूरी है तमाम मतभेदों के बावजूद। जिन परिवारों की स्त्रियों और पुरुषों में एकीकरण रहता है, जो पड़ोसियों को ताक झांक करने की इजाजत नहीं देते हैं, जो परिवार मिलजुल कर सुख दुख का सामना करता है, वो अभाव में जी सकता है, लेकिन उसकी एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, उसके स्वाभिमान को कोई पड़ोसी चोट नहीं पहुंचा पाता है। इसके बाद आते हैं अर्जुनायन और अश्वायन। अर्जुनायन और अश्वायन याद रखो, इनको यूनानी ने क्या कहा है, अगलस, राइट। ये अर्जुनायन और अश्वायन फिर बाद में आपको मैं बता दूं अलवर भरतपुर वाले एरिया में आए थे। अश्वायन अर्जुनायन वाला जो मामला है, और कितने खतरनाक ये लोग रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव। ये लोग किस कदर इनका प्रताप रहा है। मालवों के बारे में तो खैर मैंने आपको कल भी कहा था कि ये मालव जनपद ही था जो आगे जाकर चाहमान शाखा, च से चाप, ह से हरी, म से मान, न से नय। धर्मेंद्र क्लास में हो या निकल लिए, हैंड रेस करना। धर्मेंद्र कितना टाइम हो गया, अच्छा अभी 1 घंटा होने को लगभग, अपना चैप्टर फिनिश सभी। हेमंत, यस धर्मेंद्र, फाइन। फिर ये अर्जुनयन या ये गण विरोध करता है, लेकिन शिवी आत्मसमर्पण कर देता है। मालव शूद्र सशस्त्र संघर्ष करते हैं। और ये अर्जुनयन कहाँ थे, व्यास और चिनाब नदियों के संगम पर। नेक्स्ट आ जाइएगा। फिर ये याद रखना, ये वही लोग हैं अश्वायन। अश्वायन जिनको अर्जुनयन भी पुकारा गया। जब मैं आपको राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब विस्तार से लूंगा। अब आप देखना, दम देखना जो चूरण चटाया गया अहिंसा का। इन लोगों ने सरेंडर करने के स्थान पर अपने छोटे बच्चों को, स्त्रियों को मौत के घाट उतारकर, आग में झोंक कर, जिसे कहते हैं ना केसरिया बाना पहनकर, और फिर आप सोचिए इनकी आंखों में क्या आक्रोश होगा, जो जिंदा अपने परिवार को आग में झोंक दे। संभवतः इट वॉज द प्रोटोटाइप ऑफ जोहर ट्रेडिशन। संभवतः ये जो क्षत्रिय परंपरा रहा है हमारे। अब यहाँ क्षत्रिय का मतलब जाति नहीं है, क्षत्रिय शब्द क्षात्र शब्द से निकल रहा है, जिसका मतलब होता है रक्षक। जो राजपूत का मतलब क्या है, जो रज का पूत है, जो धरती का पूत है, यानी कि जिसने धरती की कण कण की अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, सेल्फ इमोलेशन कर दिया, दे आर द राजपूत। राजपूत का मतलब मूंछों का ताव लगाकर वो भवानी की, बालाजी महाराज की करने वाले राजपूत नहीं है, वो हैं। लेकिन चूंकि एक बीड़ा एक वर्ग विशेष ने इसीलिए उठाया, जैसे मैं चाहमानों की बात करूं, संपूर्ण पूरी डायनेस्टी इन लोगों की खप गई युद्ध के मैदान में। यार हम कैसे ऋणी नहीं रहेंगे इन लोगों के। मेरा तो कतरा कतरा ऋणी है मेरे इन पूर्वजों का। मैं तो इनके वंशज के रूप में भी अपने आप को गौरवान्वित फील करता हूँ।
जब हम चाह मानो की ससुर, इनकी जब पूरी डायनेस्टी उठाकर देखते हैं, आप चाहे भरतपुर के जाट ही क्यों ना हो, चाहे आमेर की मीणा क्यों ना हो, या मार्शल कौम के रूप में वो कितनी जातियों की बात करूं, इसका मतलब नहीं कि मैं जिनकी बारे में बात नहीं कर पा रहा हूं उनके बारे में, भैया मेरी नेत्रों में, मेरे जहन में सबके लिए उतना ही सम्मान, सबका, चाहे कोई शिक्षक है, कोई यदि चमड़े का काम कर रहा है, वो भी उतना ही महान और पूजनीय है, क्योंकि वो राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है, अनटिल जब तक वो कोई विरोधी गतिविधि में नहीं लगता है। इन लोगों ने पूरे परिवार को, ताकि इनकी स्त्रियों बच्चों के साथ कोई गलत काम ना हो, इसका मतलब यूनानियों का आक्रमण का तरीका क्या होगा, अब आप नोटिस करना, सेल्यूकस निकेटर की तरफ से राज दरबार, पाटलिपुत्र के राज दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आने वाला विदेशी राजदूत मेगास्थनीज साफ लिखता है कि भारत में युद्ध के टाइम पर किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार नहीं होता था, फसलों को नष्ट नहीं किया जाता था। आप समझिएगा, एक यूनानी इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन यहां किस तरह का व्यवहार हुआ होगा। अतः इन लोगों ने अपने संपूर्ण, प्रश्न आएगा, स्त्री हत्याकांड, मसागा, अश्वक राज्य चौथे नंबर पर, भारत में प्रविष्ट होने के पश्चात, नेक्स्ट आइए, मतलब प्रविष्ट होने से पहले, फिर उसके पश्चात आप आइएगा, कठोर का नरसंहार 17,000, फिर मालव, फिर क्षुद्रक, और अब जो अगस्त क्लोसोई या अश्वक, सॉरी ये अर्जुनयन या अश्वयन, संपूर्ण परिवार को आग में झोंक कर, संभवतः जौहर का प्रोटोटाइप रहा होगा यहाँ पर, अर्जुनयन इन्होंने यहाँ पर ये जौहर किया, इसके पश्चात इन्होंने कई लोगों को फिर फाइनल लिया है, और इस प्रकार से सबसे अंत में ये फिर राजतंत्रों का उन्मूलन करता है। आप सोचिएगा, संघर्ष की पराकाष्ठा देखिए, इस नजरिए से, मेरे नजरिए से इतिहास को देखिए, पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि किस धरती पर आपका, पावन धरती पर आपका जन्म हुआ है, उसमें भी राजस्थान। आह, क्या खाना, क्या यहाँ का रहन सहन, क्या पीना, समझ गया आप लोग। मैं छाछ की बात कर, छाछ राबड़ी की, बड़ी वाली छाछ नहीं, क्या दृष्टिकोण रहा होगा लोगों का। जो परिवार, जो लोग अपने यहाँ पर उन बच्चों को मार रहे हैं, मैं मानवीय दृष्टिकोण से कहता हूं, कहेंगे जी सही नहीं है, जो जो रक्षक नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं दोबारा आ रहा हूं, 1-1.5 लाख चरखे भेज दो ना शांति के दूत के रूप में, जिनके ऊपर महात्मा गांधी और वो नाम लिखा रहे, वो जो चिच्चा ने जो कबूतर उड़ाए थे सफेद वाले, भेज दो ना एक बार गाजा पट्टी पर, यूक्रेन और रशिया के बीच में, देखूं मैं कितना असरकारक है। भेजो ना एक बार चरखे, जिन्होंने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, और बिना चरख उसके आजादी दिलाती, भेजो एक बार हमास और वो इसराइल के बीच में, यूक्रेन रशिया के बीच में, किसी को तो समझा दो, चरखे चलाओ वहां पर, कबूतर उड़ाओ, देखता हूं कितनी शांति आती है। पॉसिबल नहीं है बाबू। इसीलिए कहा गया है, रक्त से लिखा गया इतिहास तलवार के दम पर कभी मिटा नहीं करता है। अमिट होता है वो, स्याही की तरह लिख दिया कुछ भी, वो महान है, वो महान है, कछु ना हो उस चीज से। ये जरूरी है, रक्त बहता है, आब फटे घर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीश पड़े धड़ तड़ पड़े जद छूटे जालोर। मालूम है ना आपको, मान सिंह जी ने क्या संदेश दिया था जोधपुर नरेश भीम सिंह जी को, बादलों की गर्जना होगी, मेघ गर्जना होगी, आसमान फटेगा, बिजलियां कड़केंगी, घर टूटेंगे, गर्दन शरीर से अलग होगी बाबू, तब जाकर इतिहास निकलता है। और बार बार बोल रहा हूं, राज्य का निर्माण युद्ध क्षेत्रों में होता है। सिकंदर की महानता इस बात में नहीं थी कि उसने कितना विश्व जीता, इस बारे में उसकी महानता थी कि जितना संघर्ष उसका हुआ, उसने कदम पीछे नहीं खींचे, अंटिल इस चीज को छोड़कर बराबर उसने संघर्ष किया, और जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब खुजली वाले बंदर, दम था बंदे में, उसने पोरस को अपने अधीन लाया, आम्बी को अपने अधीन लाया, शशिगुप्त को अपने अधीन लाया। हमारे रक्त में साली कमी थी, हमें वो थू चट्टा बनने का शौक था, हम उनके पैरों में लौटे, और उन लोगों ने आके बाप बनकर हम पर शासन किया, था दम बंदों में, हम में दम होता तो हम भी साले को पकड़ कर दौड़ा देते, नहीं था साहब।
रावण की हार इसलिए नहीं हो कि श्री राम जी ज्यादा ताकतवर थे, श्री राम जी के साथ उनका भाई लक्ष्मण जी मौजूद थे, सौमित्र। रावण के साथ रावण का भाई विभीषण, घर का भेदी लंका ढाए। तो संगम के नीचे जो निचला सिंधु जो है, वहां पर पहला सौगडोई, इसने आत्मसमर्पण कर दिया। मुशिक या मुसिकनोई, इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली। संबोस, इसने भी एक प्रकार का अधीनता स्वीकार कर ली। अब आप जरा सोचना, जो गणराज्य हैं कठ, मालव, शूद्रक, अश्वायन, अर्जुनयन, ये गणराज्य क्या सिकंदर की चूल्हे हिला रहे हैं? और राजतंत्र था ना शशिगुप्त, था ना आनंद। लेकिन सबसे जो कड़ा प्रतिरोध हुआ, जैसे महमूद गजनवी को लौटते हुए, तो जाटों ने जो औकात दिखाई महमूद गजनवी को, आज जन्नत में या जहां दो जग में जन्नत में जहां पर होगा वो बुद्ध शिकन, जाटों ने जो औकात दिखाई महमूद गजनवी को, पीढ़ियां सहमती होंगी, सहती होंगी। अंग्रेजों को 57 की क्रांति के दौरान जो गुर्जरों ने जो औकात दिखाई, याद करते होंगे। मीणाओं की वफादारी कस्में आज भी कछवाहा राजवंश खाता है, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्षत्रियों को तो अगर मैं इस लाइन से हटा दीजिए, क्योंकि उनका तो वो तो पहली पंक्ति के रक्षक रहे हैं। और यहां पर सिकंदर को लौटते वक्त सबसे कठोर प्रतिरोध करना पड़ा निचले सिंधु में ब्राह्मण राज्य के द्वारा। कोई ब्राह्मण राज्य यहाँ पर होगा, सिकंदर का सबसे प्रबल प्रतिरोध किया। इन्होंने आह्वान किया कि विदेशियों का विरोध करना जनता का धर्म है, याद रखिएगा। तो अब इसका ये हुआ कि जिन राजाओं ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, उनके स्वाभिमान को चेताया। उसके फलस्वरूप मुशिक नरेश, मुशिक नौस और उसके पड़ोसी राज्य ऑक्सिकनॉस ने यूनानी दास्ता का जुआ अपने कंधे से उतार फेंका। फिर कई जगह पर धीरे धीरे करके विद्रोह भड़के, और आपको मालूम है फिर फिलिप की, निकोनर की हत्या पहले हो गई थी, फिलिप। और अंत में जो यूनानी जो गवर्नर था वो था यूडेमस। इतना कठोर प्रतिरोध हुआ। फिर आगे जाकर तो आपको मालूम है कि उधर घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी बैठ चुका है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारतीयों ने NWFP, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत इलाके को विदेशियों से इतना दबाव डाला कि अंतिम गवर्नर के रूप में यूडेमस को 317 ईसा पूर्व में भारत की सीमा को छोड़कर बाबू को यहां से पतली गली पकड़ के पहली फुर्सत में 9-2-11 होना पड़ गया। ये अंतिम गवर्नर था। और आप सोचिए, उसके बाद तो फिर सेल्यूकस निकेटर, जो क्योंकि उत्तराधिकारी स्थिति में मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन के यहाँ पर सिकंदर की। उसके पश्चात बेबीलोन एक प्रकार का सम्मेलन हुआ, उसमें सेल्यूकस निकेटर को भी अपना एक राज्य मिला। फिर सेल्यूकस निकेटर चढ़ आया कहां पर 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी। का हुआ बताओ मोहे, का हुआ? जब पकड़ के धोया चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने, धोया, सुंदर लड़की और मांग ली कि हमने सुना बाबू तुम्हारी बिटिया बड़ी खूबसूरत है, ब्याह करा दो एक बार। चंद्रगुप्त मौर्य ने, और दहेज में 4 राज्य, ईरान से लेकर भारत, उधर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, मकरान, बलोचिस्तान चेप लिया। आ जाओ, देखते हैं तुम्हारी औकात। इनको आप अहिंसक कहोगे, शांति प्रिय थे, छेड़ना मत वरना छोड़ेंगे नहीं। अंदर घुसकर ठोकेंगे। देख लीजिए कहां मगध, कहां पोलीगोथा, पाटलिपुत्र, कुसुम ध्वजपुर या पुष्पपुर, और कहां सिंधु। लड़की लेके ब्याह कर लिया, 500 हाथी पकड़ा दिए। फिर उन हाथियों के दम पर आगे जाके सेल्यूकस निकेटर ने अपने इलाके में झंडे गाड़े, यहां तो जिद का कचरा करवा लिया। ये मादा था भारतीयों का, ये दम था भारतीय सीमांत रक्षकों का। काश ये राजनीतिक जागृति, पॉलिटिकल अवेयरनेस इतनी अंदरूनी राज्यों में भी होती, आज के लोगों में भी होती। यकीन मानना, किसी भी राष्ट्र की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है माय डियर्स। चीर हरण मत होने देना उसका, ये पैसे यही रह जाएंगे। मैं जब शेखावाटी में था तो एक बुजुर्ग ने मुझे एक सलाह दी थी कि बेटा जीवन में चाहे जोड़ लो कितने ही हीरे मोती, मेरे दोस्त याद रखना कफन में जेब किसी के नहीं होती, सब यही रह जाएगा। गीता में तो कहा भी गया है ना, कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु घूस।
माँ कर्म फले तो घुस तो दिमाग से निकल गया, सॉरी, कि तुम अपना सिर्फ कर्म किए जाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कर्म में कर्म फल का त्याग करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है। पुरुषार्थी बनो, आप हर चीज में नियतिवादी भाग्यवादी नहीं बन सकते। और शायद इस क्लास के माध्यम से जो भी एस्पिरेंट्स नेक्स्ट लेक्चरशिप के एग्जाम में अपीयर करेंगे उनके लिए भी यही है। निराशा को त्याग दीजिए, कल क्या होगा बाहर में जाओ, बाद में देखा जाएगा। आज का जो दिन है जियो इस प्रकार से, तैयारी भी इस तरह से करो कि अपनी आने वाली जनरेशन को, अपने स्टूडेंट्स को संघर्ष की कहानी सुनानी पड़े तो दूसरों का एग्जाम्पल नहीं देना पड़े, खुद का एग्जाम्पल रहे कि यार हमने वो स्ट्रगल किया है, उस रास्ते से हम लोग निकले। तो मुझे याद आ गया कि क्या है वो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फले तो, हाँ सॉरी, निकल रहा है, मिसप्लेस हो रहा है। तो अब अंतिम विजय जो होगी इसकी, ब्राह्मण राज्य के पश्चात 325 ईसा पूर्व में वो होगी पाटल। पाटल को जीतेगा। पाटल के अंदर द्वे राज्य व्यवस्था थी, दो राज्य, यानी कि यहाँ पर दो राजा एक साथ पुरोहितों के नेतृत्व में शासन करते थे। फिर यहाँ पर ये पिथोन को नियुक्त करेगा, और यहाँ से क्योंकि सिंधु नदी की दो धाराएं फटती हैं, फिर ये दो दल खुद निकलेगा स्थल मार्ग से होता हुआ, और फिर एक दल को जल मार्ग से, और फाइनली फिर ये 323 ईसा पूर्व में आगे देखिए। तो ये तो हो गया। इसके बाद सिकंदर की अंतिम पाटल विजय थी, सिंधु दो धाराओं में विभक्त होती है। सितंबर 325 ईसा पूर्व की बात है। पाटल ने यहाँ पर नगर को खाली कर दिया था, वो एक तरह का आत्म समर्पण कर दिया, क्योंकि जो शक्ति लड़ाकू भारतीय योद्धाओं को कुचलती आ रही है, बराबर संघर्ष, पक्की बात है दम तो रहा होगा इन ग्रीक्स में। तो पाटल राज्य के नागरिक निकल गए। सिकंदर की अंतिम विजय थी। डियोडोरस, याद रखना मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डियोडोरस और प्लूटार्क ने मसागा स्त्री हत्याकांड का घोर आलोचना करी थी सिकंदर के जीवन पर, जो एक कलंक है। तो डियोडोरस के अनुसार यहाँ पर पाटल के अंदर स्पार्टा के समान दो राजाओं का द्विराज्य शासन व्यवस्था थी। ठीक है, पिथोन को इसने नियुक्त किया, यहां से दो दल बनाए। नियार्कस जो इसका नाविक बेड़े का, जैसे आप लोगों ने साइलेक्स पढ़ा था ईरानियों के द्वारा कि किस प्रकार से उन्होंने सिंधु नदी के मुहाने तक जल मार्ग का पता लगाने के लिए एक भेजा था। नियार्कस जल जहाजी बेड़े का सेनापति था इसके नेतृत्व में, और सिकंदर स्वयं स्थल मार्ग से, याद रखना, बलोचिस्तान, मकरान तट, फारस होता हुआ बेबीलोन पहुंचा, जहां पर उत्तराधिकार विहीन स्थिति में, याद रखिएगा, इसकी मृत्यु होती है 323 ईसा पूर्व में। भारत के अंदर बीसी आ गया बिफोर क्राइस्ट। भारत में याद रखिएगा इस चीज को, 19 माह का इसका प्रवास रहा। 19 माह का इसका प्रवास रहा था। दोनों सैनिक टुकड़ियां अराकोसिया, कंधार के मार्ग से पूर्व, छोटे सैनिक दल के साथ दजला फरात जो ईरान वाला एरिया वहां तक। अब देखो, इसमें भारत छोड़ने से पहले जो प्रदेश इसने जीते उनका 6 प्रशासनिक इकाइयों में इसने विभाजन कर दिया था। 6 प्रशासनिक इकाई, सिंधु से पश्चिम की ओर 3, और 3 सिंधु से पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर। सिंधु से पिथोन को पाटल का इसने गवर्नर बनाया, अभी आपने देखा पिथोन को, निचला सिंधु है। निकेलर को पश्चिमी सिंध का बनाया था, इसकी राजधानी पुष्कलावती थी, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई थी, जो अशोक राज्य का जो विद्रोह हुआ था। और अधीनस्थ उप गवर्नर कौन था यहाँ पर, फिलिप। इसी प्रकार से पेलिपोनेस डी, यानी कि काबुल का इसने किसको गवर्नर बनाया, याद रखिएगा, ऑक्सियड्स को। सिंधु से पूर्व की ओर आम्बी को इसने, सिंधु झेलम के बीच का एरिया। और अभिसार देश का राजा, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा तो किसको दिया गया इसके द्वारा, पोरस के द्वारा। पोरस के राज्य से लेकर व्यास तक का जितना भी एरिया था वो सारा। 3 तो सिंधु से पूर्व, 3 सिंधु से पश्चिम, 6 इकाई बनाई गई। इसके जाते ही ये भी याद रखिएगा, ब्राह्मण आह्वान और सिकंदर के विरुद्ध विद्रोह, हम बार बार कह चुके हैं। सबसे पहले कंधार विद्रोह होता है, क्योंकि विदेशी शासन के प्रति एक रोष या जनता में आक्रोश था।
और गवर्नर निकेनर की हत्या 325 ईसा पूर्व में अश्वायणों के द्वारा सिकंदर का जब भारत में मौजूद था तभी उसकी कर दी गई थी। बाद में यूनानी गवर्नर फिलिप की भी हत्या कर दी गई उसी 325 ईसा पूर्व में। तो अब आप आइडिया लगा लीजिएगा कि भारतीयों के कैरेक्टर में मूल चीज स्वतंत्र प्रियता क्या थी। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये चूरन चाटना बंद करो माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, सिटीजन्स, कि आप शांति प्रिय हो, शांतिपूर्वक रहो अपने सभी पड़ोसियों के साथ, नागरिकों के साथ, यदि वो सही मार्ग पर चल रहे हैं, और गलत बात का विरोध करो। कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि दूसरी सरकारों से कभी आपको आह्वान करना पड़े आइए और हमें बचाइए। क्योंकि मेरी बात को याद रखना, व्यक्ति चलता अपने ही हौसलों पर है, दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा करते हैं। इस बात को याद रखना। तो ये अब आपके बाकी तो अब आप पश्चिमी क्लियर। यूडेमस जो सबसे अंतिम जो एक गवर्नर था 317 ईसा पूर्व के अंदर, यूडेमस अंतिम था। फिलिप को, ये बात याद रखना, भारत में यूनानी साम्राज्य का आधार स्तंभ भी बोला गया है फिलिप को। और इस प्रकार से भारतवर्ष से यूनान को प्रस्थान सिकंदर महोदय करते हैं। जेड्रोसिया के रेगिस्तान मार्ग से होते, वही आपको मैंने भी कहा मकरान तट से होता हुआ ईरान और फिर बेबीलोन, ये जेड्रोसिया वाला जो रूट है। 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है बेबीलोन के अंदर। और अलेक्जेंड्रिया मिस्र सिकंदरिया नामक नगर इसने मिस्र बसाया था। इसके पश्चात वहां पर इसका अंत्येष्टि होता है। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात जस्टिन कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारतीयों ने NWFP नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश से पूरी दास्ता का जुआ उतार फेंका। ठीक है। और यूनानी आक्रमण का जो प्रभाव है आप तो पढ़ लीजिएगा, कोई विशेष बात नहीं है। कई सिक्के चलाए गए, यहाँ पर शस्त्र प्रणाली दी गई, द्विराज्य शासन प्रणाली ऑलरेडी पाटल में थी हमारे यहाँ पर। यूनानी हॉरोस्कोप पर काफी यूनानी जो ज्योतिष था हॉरोस्कोप का, वो भारतीय पर काफी प्रभाव पड़ा। तो होरा शास्त्र भारत में विकसित हुआ, नए नए मार्ग खुले, नो डाउट बिल्कुल मार्ग खुले, और पश्चिम के साथ आपके व्यापार के नए संबंध स्थापित हुए। लेकिन चूंकि ये तामझाम जितना और एक जितना भी तामझाम हुआ ये सीमावर्ती एरिया में हुआ, तो भारत के अंदरूनी इलाके में बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा वो मूर्ति कला पे पड़ा। ये इस पर जरूर आपके प्रकाश डाल दूं। भारतीय एवं यूनानी मूर्ति कला के मिश्रण से गांधार, जो वर्तमान अफगानिस्तान उस एरिया में एक नई मिश्रित मूर्ति शिल्प कला का उदय हुआ, जिसको हम कहते हैं गांधार मूर्ति शिल्प, हम उसको बोलते हैं। इसको हेलेनिस्टिक आर्ट भी बोला गया है। इसमें विषय वस्तु तो भारतीय, लेकिन उसका केश विन्यास, वस्त्र विन्यास और चेहरे का जो गांभीर्य जो भाव है वो यूनानी है, ये कहलाता है। ये अध्याय इस प्रकार से समाप्त होता है। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो साउथ इंडिया का मैं स्टार्ट करूंगा। नोट्स आपको प्रॉपर मिल चुके हैं, और नोट्स के बाद आपको पूरे मतलब कोई बुक ऐसी नहीं जिसको आपको उठाकर देखने की और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो। टेस्ट सीरीज जल्दी ही आपके सामने लॉन्च कर दी जाएगी। और प्राचीन भारत अपन लगभग अब उस स्थिति में, एक बार साउथ इंडिया को संगम काल से लेकर मुझे चालुक्य, चोल, पल्लव हैं आपके, पहले संगमकालीन 3 राज्य चेर, पांडे और चोल। फिर ऐतिहासिक काल में चोल अलग चलेंगे, पल्लव अलग चलेंगे, राष्ट्रकूट अलग चलेंगे, चालुक्य अलग चलेंगे, पूर्वी, वेंगी और बादामी वाले, वो तामझाम देखना है। फिर अपन दोबारा मौर्य जो है वो अपना चलता रहेगा। सो एक बार मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। क्लास का एंड करने से पहले ये जरूर जानना चाहूंगा, पसंद आया नहीं आया, और इतने विस्तार पूर्वक बहुत मुश्किल से इस तरह के टॉपिक्स पर आपको मिलेगी। यदि आप लोगों ने नोट्स को बहुत ढंग से पढ़ लिया एक बार, तो नोट्स आपको दिए गए हैं, उसके पश्चात जिंदगी भर आपको इस चैप्टर में कभी समस्या नहीं आएगी। हमने पूरा क्रम आपके सामने रख दिया। सिकंदर का आना क्या था, जीतना क्या क्या रहा, वापसी क्या क्या रही, क्या क्या चीजें रही, क्या क्या नहीं, सारी बातें खोल दी। फिलहाल आप सब लोग अपना मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस या वो लेने की जरूरत नहीं है। शांतिपूर्वक पढ़ते रहो, बैलेंस करते हुए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को। एग्जाम का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा तब तक हम अपना सिलेबस को लगभग वाइंड अप
कर चुके होंगे, उसके बाद फिर रिवीजन पे मैं आप लोगों को झोंक दूंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।